जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे 2। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इंटरनल एनालिसिस चैप्टर 5। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने बड़ा कुछ पढ़ना है। आज हमने इंटरनल, सॉरी ऑपोजिट हो गया। कल हमने इंटरनल पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है एक्सटर्नल एनालिसिस, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। वंस अगेन, कल मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक लंबा सारा वॉइस नोट भी किया था। इसमें एक्सप्लेन भी किया था कि अकेला एक इंटरनल एनालिसिस से 33 मार्क्स के पेपर आए हैं पिछले दो अटेम्प्ट्स में। और मिला के इन चार चैप्टर्स से जो है वो कितने नंबर का पेपर आया है? तकरीबन 33 मार्क्स का। अच्छा, एक चीज और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कल, कि अगर हम टाइम से पहले ही 33 मार्क्स कर लेते हैं तो एक सवाल सस्टेनेबिलिटी का मैं आपको एक्स्ट्रा करा दूंगा मॉडल पेपर से भी, क्योंकि अब तक सबसे पास आप आपके पास जो सबसे कम डाटा है जिस भी चैप्टर का, वो है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अभी से अभी आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो अगर मौका मिला, टाइम मिला, तो इंशाल्लाह हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डबल बात कर लेंगे। जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने मेन्यू में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ऑटम 25। 6 नंबर के लिए वो आपसे कहता है, यूजिंग द टकर 5 फोर्सेस मॉडल, एनालाइज द above situation and advise whether Mediscan should proceed with the rollout as planned। हाँ जी, सवाल नंबर 1। ये टक्कर मॉडल क्या होता है? किसी को टक्कर मॉडल तो नहीं याद? ये कहीं वो वाला मॉडल तो नहीं है जिसमें कोई से 5 सवाल होते हैं और फिर हम यस और नो करते हैं और फिर हम एट द एंड डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं है? कोई मुझे याद कराएगा ये टक्कर मॉडल में कौन से 5 सवाल होते थे? कोई से 5 सवाल होते थे, इतना तो नाम से पता लग रहा है। 5 क्वेश्चन मॉडल। पहला कमेंट आया, अगर कोई बिजनेस डायलेमा आ जाए तो ये मेथड यूज होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, मुझे कोई 5 सवाल बता दें जो कि हम टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल में यूज करते हैं। ले जी, भाई ने एक लंबा सारा कमेंट किया। भाई ने कहा प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट, सस्टेनेबल। इससे पहले कि हम सवाल पढ़ना स्टार्ट करें, बारी बारी इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। प्रॉफिटेबल, रुपए पैसे की बात हो रही है क्या? ये हरकत करने से या ये चीज करने से हमें कोई फाइनेंशियल फायदा होगा? क्या हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे? दैट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 2, लीगल। क्या गवर्नमेंट आपको इससे मना तो नहीं करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको इससे मना तो नहीं करेगा? कहीं कोई लॉ में ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई जो उसके अगेंस्ट जाती हो? नंबर 3, फेयर। आपने देखना है सोसाइटी को, अपने स्टेक होल्डर्स को। क्या मैं ये जो काम करने वाला हूँ, क्या इससे सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? अगर मैं कहूँ कि मैं बीआईए की क्लास बस 2 दिन ही करा के छोड़ दूँ, तो क्या इससे स्टेक होल्डर्स को तो फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा? तो हम कहेंगे भाई इस केस में स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर्स हैं आप लोग। तो आप लोग कहेंगे कभी हमारे साथ बड़ा गलत होगा, जब प्रॉमिस किया था कि हमने पूरा रिवीजन करना है तो 2 क्लासें करा के क्यों जो है वो अपने क्लास एंड कर दी? हम कहेंगे इट इज नॉट फेयर। नंबर 4, इज इट राइट। आप एथिक्स से पूछते हैं कि क्या फलाना काम करना ओके है या फलाना काम ओके नहीं है। इसमें शॉर्टकट ये होता है कि आप आईकेप वाले जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके प्रिंसिपल्स यूज कर लेते हैं। आप देख लेते हैं क्या ये चीज इंटेग्रिटी के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये चीज ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये चीज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के खिलाफ तो नहीं है? कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई मसला तो नहीं डिस्टर्ब होता? और नंबर 5 पे सस्टेनेबल। सस्टेनेबल के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये कि डायरेक्ट हम इन्वायरमेंट को देखते हैं कि क्या इससे कोई आपकी हवा तो नहीं खराब होगी, क्या आपके दरख्त तो नहीं खराब होंगे, कहीं आपका पानी तो नहीं गंदा होगा आपके शहर का। और दूसरा सस्टेनेबल का मतलब वही जो हमने कल भी पढ़ा था, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस वाला, कि क्या इससे आपकी कंपनी की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे या लॉन्ग टर्म रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो ये सारा कुछ रिव्यू करने के बाद आए इस सवाल को पढ़ते हैं और उसके ऊपर मजीद गौर व फिक्र करते हैं। देखिएगा जी सवाल। Medi Labs, a diagnostics technology company, has developed an AI-based software tools that pre-screens X-rays and flags potentially cancerous cases। लो जी, सवाल ने दूसरे ही सेंटेंस में हमें, बल्कि पहले ही सेंटेंस में खबरदार कर दिया कि कैंसर का मसला है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा। कैंसर बड़ी खतरनाक चीज होती है। आगे चलें। द टूल हैज अंडरगॉन रिगोरस validation and is certified in both European Union and Pakistan, demonstrating a proven accuracy rate of 92। अब काम की बातें हम साथ साथ हाईलाइट करते रहते हैं। आपने यूरोपियन यूनियन में सर्टिफिकेशन हासिल की है, इसका मतलब ये दिस इज लीगली, इसको बड़ी जो है वो सपोर्ट हासिल है। हम कहेंगे लीगल से इसका कोई रिश्ता हमारा निकलता है।
प्रूवन एक्यूरेसी रेट ऑफ 92, ये भी बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, मेडिस्कैन्स प्लान्स टू डिप्लॉय द टूल इन रूरल हॉस्पिटल। रूरल मींस गांवों के इलाके के, यानी कि जरा हल्के इलाकों के, जरा कम अच्छे इलाकों के हॉस्पिटल्स में, एज सून एज पॉसिबल। The rollout plan includes training paramedical staff to operate the tools and provide patient counseling। ले जी, पैरामेडिकल स्टाफ आपका हो सकता है आपका स्टेक होल्डर्स में से। आगे चले, मेडिस्कैन हैज अरेंज्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, बिलीविंग दैट नो फर्दर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड सिंस द रिजल्ट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। ये उसने थोड़ी सी अजीब सी बात की। उसने कहा हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे भाई, देख लेंगे वो खुद ही, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी उन्हें। The company is concerned that offering such additional training such as patient communication, error handling would delay the rollout plan। 6 नंबर के लिए जी टक्कर एनालिसिस कर दें। हाँ जी, अब सिचुएशन हमने पढ़ी, क्या समझ आई है? एक कंपनी है जिसने कुछ एक्सरे वाली मशीन्स लगानी है गांव के इलाकों में, और वो चाह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हम ये मशीनें लगाएं। अगर हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने बैठ जाएंगे तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। स्टेप नंबर 1, प्रॉफिटेबल। इज दिस प्रॉफिटेबल? अगर आप मशीनें फौरन से इंस्टॉल कर देंगे और ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करेंगे तो क्या ये प्रॉफिटेबल लग रहा है सुनने में? जी, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? कॉमन सेंस कहती है इट इज प्रॉफिटेबल। पहली बात ये कि आपका रेवेन्यू पहले से आना शुरू हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। जब आप ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट वहां से भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिटेबल तो है। नंबर 2, लीगल। क्या कोई लॉ है जो आपको मशीनें लगाने से रोक रहा है? तो बिल्कुल ऑपोजिट, हम कहेंगे इट इज लीगल। कैसे लीगल? हमने यूरोप से जाके सर्टिफिकेशन ली थी, कोई हल्की फुल्की सर्टिफिकेशन नहीं है। तो पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन नहीं है कि पैसे दे और जो है वो सर्टिफिकेशन ले लें। यूरोप में तो वाकई मेरिट पे काम हुआ होगा, इसका मतलब ये लीगली भी कोई इशू नहीं है। तो जब पहले दो में यस आ गया तो तीसरा सवाल देखते हैं। स्टेक होल्डर्स, इज इट फेयर कि आपके स्टेक होल्डर्स के साथ या आपकी सोसाइटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? आपके स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके पेशेंट्स और आपका स्टाफ। जरा दोनों के बारे में बारी बारी सोचेगा, इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? क्या आपके पेशेंट्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग नहीं दी, इसका मतलब ये वो उन मशीनों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये कि कस्टमर्स तक गलत रिजल्ट भी पहुंच सकता है। अब सवाल की सेकेंड ही पहले सेंटेंस में आपको पता चला था कि बात कोई हल्की फुल्की बात नहीं हो रही, कैंसर की बात हो रही है। लेट्स अज्यूम कि गलत हैंडलिंग की वजह से मशीन का किसी को आप गलत रिपोर्ट दे देते हैं। दोनों तरीकों से रिपोर्ट गलत देना बहुत डेंजरस है। केस नंबर 1, एक बंदे को कैंसर था और आपके स्टाफ ने उसे रिपोर्ट दे दी कि बेटा ऐश करो, तुम्हें कैंसर नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? इज दिस ओके? बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं। अपोजिट कर ले, एक बंदे को कैंसर नहीं था और आपके स्टाफ ने उसे रिपोर्ट दे दी तुम्हें कैंसर है। क्या ये अच्छी बात है? इट इज नॉट फेयर, दोनों तरीकों से नॉट फेयर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेक होल्डर की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? आपका स्टाफ। लेट्स से कि आपके स्टाफ ने गलती से, मशीन की गलती की वजह से किसी को गलत रिपोर्ट दे दी। तो आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन मसला है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसके रिलेटिव्स हॉस्पिटल जाके डॉक्टर का सर फाड़ देते हैं। तो इज दिस फेयर टू योर ट्रेनर्स, टू योर स्टाफ? एक भाई ने कहा एक तरह से हो अच्छा, अच्छे काम में लग जाएं। तो ये भी आपके स्टाफ के साथ भी गलत है, आपके पेशेंट के साथ भी गलत है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट फेयर टू योर स्टेक होल्डर्स। और फिर एक एक लाइन में दोनों के ऊपर एक्सप्लेन कर देंगे भाई आपके पेशेंट्स के लिए क्यों अनफेयर है और आपके स्टाफ के लिए क्यों अनफेयर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस राइट? थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट भी दिया था, आप आई कैप वाले बेशक कोड ऑफ एथिक्स वाला सारा कुछ कर ले। क्या आपकी इंटेग्रिटी आपको अलाउ करती है कि आप ऐसे स्टाफ के साथ ऐसी महंगी मशीनें ऑपरेट करें जिन्हें एरर हैंडलिंग ना आती हो, जिन्हें पेशेंट कम्युनिकेशन करनी ना आती हो? एक भाई ने कमेंट में कहा सर प्रॉफिटेबल हमेशा पैसा नहीं होगा, राइट? मेरे ख्याल से आपने ऑपोजिट लिख दिया, पैसा ही होना चाहिए।
मतलब अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट की बात हो रही है ना, जैसे इस सवाल में हमने कहा कि मशीनें जल्दी आप इंस्टॉल करेंगे तो रेवेन्यू जल्दी आना शुरू होगा, और ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग वाली कॉस्ट सेव हो जाएगी, तो प्रॉफिट की बात हो रही है। हाँ जी, वापस आए इज दिस राइट की तरफ। क्या एथिक्स आपको अलाउ करती हैं कि आप विदाउट एनी ट्रेनिंग इतनी सेंसिटिव मशीनें जिससे जिंदगी मौत का किसी का सवाल हो उससे इंस्टॉल करवा दें? और अगर आपने लिख दिया इट इज नॉट राइट, तो फिर आप साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा एक दो लाइनों में। हाँ जी, कौन सी वाली एथिक आपको मना करती है? आपकी ऑब्जेक्टिविटी आपको रोकेगी। ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? कि आप किसी लालच में आके कोई गलत काम ना कर दें, किसी का नुकसान ना कर दें। तो भैया प्रॉफिट के लालच लालच में आके मशीनों को गलत इंस्टॉल कर रहे हैं और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो क्या ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल आपको ये सारा कुछ करना अलाउ करेगा? क्या आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आपको अलाउ करेगी कि आप इस तरह से मशीन इंस्टॉल करवा दें? अगर नहीं, तो लिख दें पेपर में नो इट इज नॉट राइट। वाई इट इज नॉट राइट आप लिख दें कि भाई इट इज अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और फिर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इज दिस सस्टेनेबल? अब सस्टेनेबल के ऊपर जो है वो वंस अगेन दो इसके पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट को देखें, भाई क्या ये मशीन इंस्टॉल करने से पानी, हवा, आसपास के दरख्त, इस तरह की चीज़ों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कॉमन सेंस कहती है नहीं। लेकिन फिर आप सस्टेनेबिलिटी का दूसरा मतलब भी देखेंगे, भाई इससे आपकी लॉन्ग टर्म जो कंपनी की वैल्यू है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो खुदा ना खास्ता आपने कोई एक महीने में 3 4 लोगों को गलत कैंसर डायग्नोस कर दिया, तो आपको ज्यादा अरसे चलेंगे तो नहीं। और एक और हिंट भी है सवाल में, रूरल एरियाज है, गांव का इलाका है। खुदा ना खास्ता आपने चौधरी साहब की फैमिली को कोई गलत रिजल्ट दे दिया तो आप तो नहीं उस गांव में सरवाइव कर सकेंगे। क्या ख्याल है? तो ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजंस, अच्छा आप 6 नंबर का सवाल है, और क्या सवाल ने आपसे कोई मशवरा तो नहीं मांगा? 5 जो है वो एनालिसिस तो आपने कर दिया 5 क्वेश्चन का। सवाल ने साथ ये भी कहा है एडवाइस वेदर कंपनी शुड प्रोसीड विद द रोल आउट प्लान इज पॉसिबल। अब यहाँ 2 3 लाइनों में कंक्लूजन भी दें, आप कहें एग्जैक्टली यस या एग्जैक्टली नो कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप सियासी बयान भी दे सकते हैं। आप कहें कि हाँ कंपनी को रोल आउट करनी चाहिए इन मशीन्स को, बस अगर शुरू में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दे देते तो अच्छा, साथ उसके फायदे भी लिख दें। आप लिखें कि बेशक ट्रेनिंग के ऊपर आपका थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन जो आपका स्टाफ होगा वो बेटर इक्विप्ड होगा, वो पेशेंट से कम्युनिकेशन बेहतर कर सकेगा, उन्हें मशीन को जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा आता होगा, और उससे जो है वो इस बात का आइडिया होगा कि भाई कहाँ कहाँ जो है वो मशीन में एरर आया है, और कहाँ जो है वो ये रिजल्ट है जो वाकई सही है या वाकई गलत है। तो आपने 2 3 लाइनों में लिख दिया कि भाई मशीनें लगाओ जरूर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आपके रूरल एरियाज में, इतनी जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन लगा रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने स्टाफ के ऊपर भी काम कर लो तो डबल फायदा हो जाएगा आपके स्टेक होल्डर्स का भी, और इन द लॉन्ग रन आपका भी फायदा है। अगर आपका कॉलेज कॉलेज कह रहा हूँ, आपका अगर क्लिनिक ज्यादा अरसे तक खुला रहता है तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो दैट्स इट, दैट्स वॉज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ऑटम 25। किसी को कोई इशू है तो प्लीज डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। खामोशी को रजामंदी से बचते हुए आगे निकलते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल, 3 नंबरों के लिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑल स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेटेड अबव। और फिर 7 नंबरों के लिए फॉर ईच स्टेज हाईलाइट 2 रेलेवेंट कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। चलें अब सवाल रीड करते हैं। अ, क्या सवाल रीड करने से पहले इस रिक्वायरमेंट्स में जो मुझे किसी चीज़ पे को बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन होता है, किसी को याद तो नहीं? हाँ जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कोई 4 स्टेजेस हुआ करती थी, अगर मुझे कोई याद करा दे तो। हाँ जी। कहीं पहली स्टेज इंट्रोडक्शन की तो नहीं होती थी? कहीं दूसरी स्टेज ग्रोथ की तो नहीं होती थी? कहीं तीसरी स्टेज मैच्योरिटी की और चौथी स्टेज डिक्लाइन की तो नहीं होती थी? जबरदस्त, मैं भाई ने मेरे सेंटेंस पूरा करने से पहले ही मैच्योरिटी और डिक्लाइन लिख दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा,
तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो वाला लाइफ साइकिल हुआ करता था जिसमें 4 स्टेजेस हुआ करती थी। सवाल आपसे 3 नंबर के लिए कह रहा है कि ऊपर जो स्टोरी सुनाई है वो पढ़ो और बताओ कौन कौन सी स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, आसान सा है, 3 नंबरों के लिए हम कर लेंगे। फिर 7 नंबर के लिए कहा है कि यार आपने हर स्टेज के लिए 2 कॉस्ट और अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बतानी है। ठीक है, बता देंगे। आए सवाल पढ़ते हैं। एक्सेस साउंड्स कंपनी का नाम मिड रेंज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। लॉन्च किया है उन्होंने अपना वायरलेस ईयरबड 3 साल पहले। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन होगा या 3 साल पहले मेच्योरिटी होगी। इंट्रोडक्शन होगा, आगे चलें। Initially, the product struggled to gain market share in the crowded segment with only limited sales। बिल्कुल ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा भी था कि इंट्रोडक्शन फेज पे थोड़ा सा सेंसिटिव होता है काम, आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि 90% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आप एग्जिस्ट भी करते हो। तो शुरू शुरू में आपकी सेल्स भी थोड़ी होती है, प्रॉफिट भी थोड़ा होता है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में तो प्रॉफिट होता ही नहीं, आप लॉस में घूम रहे होते हैं। तो अभी भी इंट्रोडक्शन वाली बात हो रही है, यहाँ तक भी इंट्रोडक्शन है, आगे पढ़ें। However, it eventually gained traction following the introduction of influence marketing campaigns and product roadshows। हाँ जी, gained traction से हमें फीलिंग आई कि अब ग्रोथ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बरकत डाल दी है, हम आहिस्ता आहिस्ता सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स ग्रोथ स्टार्ट हो गई। रिसेंटली सेल्स हैव गॉन डाउन। सेल्स गॉन डाउन है, ये मेच्योरिटी है कि डिक्लाइन है? डिक्लाइन। अच्छा, आगे चलें। एज मोस्ट टेक इन्फ्लुएंसर्स हैव शिफ्टेड टू न्यूअर ब्रांड्स ऑफरिंग नॉइस कैंसलेशन एंड इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स। सर उसने भी बता दिया डिक्लाइन है, तो डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि लोग जो है वो अब किसी और ब्रांड पे शिफ्ट हो गए हैं। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद पड़ता है, आज से 6 महीने पहले जब मैं रिवीजन करा रहा था, जब ये लेटेस्ट पेपर का सवाल हुआ करता था, तब मेरी एक भाई से जो है वो इस रिक्वायरमेंट पे जो है वो काफ़ी बहस हो गई थी। भाई ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ हो और ग्रोथ के फौरन बाद डिक्लाइन आ जाए, बीच में मेच्योरिटी भी होगी जो सवाल खा गया, तो हम मेच्योरिटी को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने इसकी जो है वो उनको मल्टीपल एक्सप्लेनेशन दी थी। मैं कहा सबसे पहला ये कि 3 नंबर का सवाल है, तो शायद आई कैप आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसमें से कोई 3 एक्सप्लेन करें। दूसरी चीज ये कि जब सवाल ने हमें कोई ऐसा फेज बताया ही नहीं कि एक ऐसा लम्हा आया था या एक साल ऐसा आया था कि आपकी सेल जो है वो स्टेबलाइज हो गई थी, ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी ना बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही थी, तो मेच्योरिटी की सवाल ने कोई बात नहीं की, तो हम क्यों खुद से अज्यूम करें, वो भी सिर्फ 3 नंबर के पार्ट के लिए? तो मैं अभी भी अपने मौकिफ पे कायम हूँ। आई एम सेइंग के इस सवाल में सिर्फ 3 स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और डिक्लाइन। मेच्योरिटी सवाल ने नहीं बताई तो हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। अब सर रिक्वायरमेंट ये दोबारा पढ़े, कुछ रह तो नहीं गया? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आपने ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन जो है वो आप बताएं। इंट्रोडक्शन वो वाला फेज होता है जब एक प्रोडक्ट मार्केट में नई नई आती है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस तकरीबन जीरो होती है और आपका खर्चा ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। अक्सर कंपनीज इंट्रोडक्शन फेज में लॉस में होती हैं। फिर आप एक्सप्लेन करें ग्रोथ को, आप बताएं ग्रोथ कौन सा वाला फेज होता है? ग्रोथ वो वाला फेज होता है जब कंपनी की मार्केट में थोड़ी बहुत परसेप्शन बन जाती है और उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर नंबर 3, डिक्लाइन कौन सा वाला फेज होता है? ये वो वाला फेज होता है जब कंपनी बंद होने के चक्करों में होती है, लोग उसको जो है वो कम से कम प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके जो कंपेटर्स होते हैं उनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो जाता है। दो दो लाइनों में अपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारे आइडेंटिफाई भी कर दें। आप लिखें कि भाई जहां तक बात हो रही थी लिमिटेड सेल्स की, वहां तक इंट्रोडक्शन था। जब आपने गेन ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दी, वहां से ऑनवर्ड जो है वो ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया और ग्रोथ के फौरन बाद ही जो है वो डिक्लाइन फेज आ गया, जब से इन्फ्लुएंसर्स जो है वो न्यू ब्रांड्स पे शिफ्ट हो गए। अगर आपका दिल नहीं मानता, आप उन्हीं भाई के साथ हैं जिन्होंने कहा था नहीं मेच्योरिटी भी यहाँ कहीं होगा, तो जस्ट अपने दिल की तसल्ली के लिए बीच में जस्ट एक लाइन लिख दीजिएगा कि बीच में एक मेच्योरिटी फेज भी आया करता हुआ होगा। लेकिन चूंकि सवाल ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूंगा। और इसके साथ ही हमारे 3 नंबर पूरे हो गए। अब आते हैं हैवी वाले पार्ट की तरफ। 7 नंबर के लिए इन तीनों स्टेजेस के ऊपर 2 रेलेवेंट कॉस्टें बताएं। एक भाई ने कहा लाजमी नहीं है कि हर बिजनेस मेच्योरिटी तक पहुंचे, बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री विद यू। ग्रोथ के फौरन बाद ही डिक्लाइन आ सकता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, 2 रेलेवेंट कॉस्ट है एंड अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ जी, इंट्रोडक्शन फेज में दो क्या आपके मेजर खर्चे हो सकते हैं? सबसे पहला सेटअप कॉस्ट,
आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, आपने हेड ऑफिस एस्टेब्लिश करना है। भाई ने एक वर्ड यूज किया कमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सारा कुछ आ जाएगा। हाँ जी, और आपका क्या खर्चा होता है? हैवी मार्केटिंग कॉस्ट। एक और भाई ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, आपस की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट में कवर हो सकता है। एक और कमेंट आया, ट्रेनिंग कॉस्ट हो सकती है। हाँ जी, डेफिनेटली हो सकती है। आपने कोई ऐसी चीज बनानी है जो कि पहले नहीं बनती या बहुत रेयर है, तो आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा कि यार ये प्रोडक्ट ऐसे बनती है तो ऐसे करो, तो इस मशीन को ऐसे यूज करना है। बिल्कुल वैलिड बात की आपने ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में भी। दो खर्चे हो गए। अब साथ ही आपने बतानी है अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ जी, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज जो मार्केट में बिल्कुल नहीं आती, उसके किस तरह के एड्स होते हैं? उसके एड्स होते हैं कि आपको चीज सिखाया, यूज करना सिखाया जाता है, या आपको उसके फायदे बताए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब स्टिंग पाकिस्तान में नई नई आई थी, आप लोग तो बहुत छोटे होंगे तब। तब स्टिंग के फायदे बताए जाते थे कि यार ये रेड कलर की ड्रिंक पियोगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप सुपर जो है वो सुपरमैन की तरह भागना स्टार्ट कर दोगे। भाई ने कमेंट में कहा उड़ जाएगा बंदा। बिल्कुल सही है। तो आप शुरू शुरू में ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट के फायदे बताते हो। अब इंस्टेड ऑफ कि हम जबानी बातें करें या इमेजिनरी बातें करें, हम जो एग्जैक्ट हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी बातें करते हैं। हमारी प्रोडक्ट क्या है? वायरलेस ईयरबड्स। तो आप वायरलेस ईयरबड्स की खूबियां बताएं अपने एड्स में। आप कहें कि हमारा ऐसा ईयरबड है जिसे एक दफा चार्ज करो तो 3 दिन चलता है। ये ऐसा ईयरबड है, इसे पहन के एक्सरसाइज करो तो ईयरबड जो है वो कानों से नहीं गिरते। ये ऐसे ईयरबड्स हैं कि आप लाहौर में नहर के सामने फुल स्पीड पर बाइक भी चलाओ तो आपके कानों से वो नहीं गिरेंगे। एक भाई ने कहा साउंड एफिशिएंसी। आप कहेंगे वो ऐसे ईयरबड्स हैं कि आप जो पहनोगे तो आपको साथ वाले बैठे वाले बंदे की आवाज भी नहीं आएगी। खैर एक मिनट, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने पेपर में उसके फायदे नहीं बताने, हमने पेपर में बस ये कहना है कि हम ऐसी मार्केटिंग करेंगे जिसमें ईयरबड्स के फायदे बयान किए जाएं, और जस्ट दिल की तसल्ली के लिए एक आधा उसका फायदा भी लिख दीजिएगा कि भाई साउंड क्वालिटी अच्छी होगी और बैटरी लाइफ अच्छी होगी वगैरह वगैरह। स्ट्रेटेजी हमारी हो गई। क्या स्ट्रेटेजी होगी? हमने ऐसी मार्केटिंग करनी है कि अवाम में अवेयरनेस आए। यूनिक फ्रॉम अदर कंपटीशन वाली बात हम अगले किसी स्टेज पे जाके कर लेंगे, वो हम ग्रोथ फेज में कर लेंगे। अभी फिलहाल आपने लोगों को बताना है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। वो कंपटीशन शायद आगे जाके होगा। हाँ जी, सेकंड फेज पे है ग्रोथ। ग्रोथ के दो मेजर खर्चे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ का खर्चा जो आपने कभी नहीं भूलना, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी। आप ग्रोथ फेज पे शायद 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, 12,000 यूनिट्स बना रहे हो। आप ग्रोथ फेज पे आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट 50,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, लाख यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी या आउटसोर्सिंग वगैरह को बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेशंस। नंबर टू सोचे कोई? ग्रोथ जब होती है तो क्या होता है? आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। आपको कोई लोन शोन लेना पड़ सकता है, उसके ऊपर आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। दो तीन तरह के खर्चे हो गए ग्रोथ फेज में। अब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ फेज है, आप लोगों को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। अब आपने लोगों को, पहले आप वो बंदा जो वायरलेस हेडफोन यूज ही नहीं करता था उसे बता रहे थे कि यार आओ वायरलेस हेडफोन यूज करो बड़ा मजा आएगा। अब आपने दुश्मनों के वायरलेस कस्टमर्स को तोड़ना है। आपने कहना है यार हमारे वायरलेस में वो वाला फीचर भी है जो फलाने वाले वायरलेस ईयरबड में नहीं है। ये थोड़ी देर पहले भाई कह रहे थे कि यूनिक फ्रॉम अदर कंपटीशन, ये चीज अब आपने ग्रोथ फेज में जाके करनी है। बिल्कुल सही। यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स, आप अपने फायदे दूसरों के कंपैरिजन में गिनवाए कि यार फलाने उसमें ये वाला फीचर नहीं है, हमारे पास है। आप कंपैरिजन दे दें कि भाई बाकी ब्रांड्स के जो ये एयरबड्स हैं वो तो शायद चार्ज होके 1 दिन चलते हैं, हमारा वाला 3 दिन चलेगा। तो यहाँ आप डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बात कर सकते हैं। और फिर आ गया तीसरा वाला, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के पहले दो खर्चों की बात करें। सबसे पहले ये कि आपकी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वगैरह। आपने जो एक फैक्ट्रियां एक्स्ट्रा लगाई हुई थी, अब उसका सारा सामान आप डिसमेंटल कर करके बेच रहे होंगे, उसका खर्चा।
एक और भाई ने कहा सेल को बरकरार रखने के लिए कॉस्ट। हाँ जी। दुकानदार आपसे कहेंगे कि यार आपकी प्रोडक्ट तो बिकती ही नहीं है, तो मैं क्यों इस प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखने की जहमत करूं। तो आप उसे रिश्वत देंगे, आप कहेंगे यार इतने पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन प्लीज हमारी प्रोडक्ट को दुकान से निकालो तो ना। तो कमेंट्स में उन्होंने कहा सेल को बरकरार रखने की कॉस्ट, मैंने आपको सेल बरकरार रखने की एग्जांपल दे दी कि अक्सर डिक्लाइनिंग जो है वो प्रोडक्ट्स को इस तरह के एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़ते हैं कि प्लीज जो है वो हमारी प्रोडक्ट को अभी भी कुछ मार्केट में रख लो, शायद कोई महीने में एक सेल हो जाए। दो तरह के खर्चे हो गए। अब आते हैं मार्केटिंग, वो वाली प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही मरने वाली है उसकी किस तरह की मार्केटिंग होती है। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। सेल लग गई, एक के बदले दो, दो के बाद एक फ्री, 90% ऑफ। तो आपकी मार्केटिंग फिर प्राइस को शो ऑफ करेगी कि भाई हम बहुत ही सस्ते दामों जा रहे हैं, प्लीज आके हमें खरीद लो। तो तीसरी वाली मार्केट में हमने अपने आप को बस किसी तरह अपनी इन्वेंट्री को सेल ऑफ करवाना है, उसके लिए आप डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, आप सेल्स ऑफर करेंगे, आप बाय वन गेट वन फ्री वाले इस तरह की चीजें आप मार्केट करेंगे। तो उसके साथ ही हमने 10 नंबर का एक सवाल किया, क्या कोई फर्दर डिस्कशन वाली बात है तो प्लीज मुझसे रब्ता कीजिएगा। 12:37, आधा घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए, आगे चलें। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम स्प्रिंग 26, क्या चाहता है आपसे ये सवाल। 4 नंबर के लिए, क्लासिफाई द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मेथड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द सिनेरियो अंडर द ईएसजी फ्रेमवर्क है। ये ईएसजी फ्रेमवर्क कौन होता है, कोई मुझे याद कराएगा। ई फॉर एनर्जी, एस फॉर सियालकोट एंड जी फॉर गवादर, या कुछ और होता है। इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, वो नहीं भाई, इकोनॉमी नहीं है, एनवायरमेंट है। कमेंट्स में भाई लिख दिया इकोनॉमी सोशल गवर्नमेंट्स। हाँ जी। ईएसजी फ्रेमवर्क की हमने बात की। अच्छा, 4 नंबर के लिए करना है आपने फिर। आगे 4 नंबर के लिए आपने फर्दर क्या करना है, डिस्कस वेदर NWL's क्लेम ऑफ बीइंग अ 100% सस्टेनेबल फैशन ब्रांड इज जस्टिफाइड, और वेदर इट रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ ग्रीन वॉशिंग। लो जी, ग्रीन वॉशिंग कौन होता है, याद करें हमने पढ़ा था ग्रीन वॉशिंग मीन्स कि एक कंपनी अपने आप को सस्टेनेबल बोले जबकि वो सस्टेनेबल हो ना, वो बस अपने आप को ग्रीन कलर का पेंट करके दिखा रही हो कि देखो हम लोग कितने जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम कितने सस्टेनेबल हैं, जो कि सिर्फ बाहर बाहर से हो, अंदर से वो सस्टेनेबल ना हो। कमेंट्स में एक भाई ने कहा झूठे बयान। हाँ जी, थोड़ा सा हार्श उन्होंने वर्डिंग यूज की, लेकिन बात उन्होंने सही की कि भाई वो कंपनी जो झूठ बोल के अपने आप को सस्टेनेबल दिखाने की कोशिश करे। तो ये हमने हिसाब लगाना है कि कंपनी सस्टेनेबल है, 100% सस्टेनेबल अगर वो कह रही है अपने आप को, तो वो कहीं ग्रीन वॉशिंग तो नहीं कर रही। फिर 3 नंबर के लिए सवाल चाहता है आपसे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू कंपनी एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू बेटर अलाइन टू रिकॉग्नाइज सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। सवाल ने आपसे इंपॉर्टेंस भी मांगी है और आपसे एक्शंस भी मांगे हैं, और ये सारा कुछ आपसे सिर्फ 3 नंबर के लिए करवाया जा रहा है। शायद नंबर्स थोड़े से इनअप्रोप्रिएट हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। इंपॉर्टेंस के लिए हम 2-3 पॉइंट्स बता देते हैं जल्दी से, वो तो हमें सवाल रीड करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने के क्या फायदे होते हैं। दिल से सस्टेनेबिलिटी अडॉप्ट करने से, ग्रीन वॉशिंग करने से नहीं। आपका कस्टमर्स आपसे खुश रहते हैं। कमेंट्स में पहला कमेंट आया ब्रांड लॉयल्टी, बिल्कुल सही, आपकी ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो जाती है, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। एक फाइनेंशियल अगर आपको पर्सपेक्टिव बताऊं, तो आप ज्यादा पैसे भी अगर चार्ज करो तो लोगों को जस्टिफाई लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक चीज जो है वो 100 रुपए की है, एक चीज 120 रुपए की है, लेकिन जो 120 रुपए वाली चीज है उसके ऊपर लिखा हो 100% सस्टेनेबल या 100% रिसाइकलेबल, तो आप कहते हैं यार मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं। आपका जमीर जरा मुतमईन हो जाता है कि मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा देके प्लेनेट को सेव कर लिया। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है नेस्ले। बाकी सारे मिनरल वाटर्स देखें और नेस्ले मिनरल वाटर देखें, नेस्ले के ऊपर बड़ा बड़ा पिंक कलर का लिखा होता है सस्टेनेबल रिसाइकलेबल, तो आप कहते हैं ठीक है यार पैसे मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, महंगा पानी पी लेता हूँ, लेकिन सस्टेनेबल सा तो है। क्या हाल है। 2-3 फायदों की हमने बात कर ली।
अब साथ ही सवाल ने कहा है रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन, उसके लिए हमें एक दफा सवाल पढ़ना पड़ेगा। अभी सवाल में एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है वो हम पढ़ के ही जो है वो बता सकते हैं कि कंपनी को करना क्या चाहिए। आए मेरे साथ मिलकर सवाल रीड करें। Company is a textile manufacturing company that markets itself internationally as a 100% sustainable fashion brand। हमने रिक्वायरमेंट्स चूंकि पहले पढ़ी है इसलिए हमें पहले से ही शक हो गया कि इन लोगों का शायद ग्रीन वॉशिंग की नियत हो, शायद ये लोग झूठ बोल रहे हो। Company's website highlights initiatives such as reduce electricity consumption in head office। हाँ जी, अगर हम रिक्वायरमेंट वन दोबारा से जाके पढ़ें, सवाल ने कहा था आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मैटर्स देखने हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हाँ जी, क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मैटर है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं? हाँ जी, ये 100% सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मेथड है। अब अगला सवाल क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप कहेंगे पॉजिटिव मेथड है। तो वंस अगेन इसका प्रेजेंटेशन का तरीकेकार क्या होगा, आप पॉजिटिव लिख दें, आधा पेज लिख के नेगेटिव लिख दें और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिखते चली जाइएगा। सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव पॉइंट ये आ गया कि कंपनी क्लेम करती है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है। अब हमें नहीं पता कि वाकई कम है कि नहीं। आगे पढ़ें। द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, फुल स्टॉप। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वाली पैकेजिंग जो कि ज्यादा अरसे कूड़े में पड़ी रहे तो खुद ही से खत्म हो जाती है, घुल जाती है, क्या ये अच्छी बात है? यस, ये 100% अच्छी बात है। पॉजिटिव में जाके लिख दें। आगे पढ़ें। एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ अ नेशनल ट्री प्लांटिंग कैंपेन। सन एक महीने का दोबारा कहिएगा, मैं दोबारा कह देता हूँ। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, आसान तरीन एग्जांपल उसकी है शॉपर, वो थैले। पहले प्लास्टिक के थैले यूज होते थे, प्लास्टिक के थैले बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आप जो है वो थैले को कचरे में डालते हैं, कचरा आगे सुअर में जाता है, सुअर आगे, सुअर SEWER इंग्लिश वाला सुअर, उसे बोलते हैं नदी नाले को। तो वहां से आगे नदी रिवर्स में जाता है, रिवर्स से आगे सी में जाता है और सी में फिर मछलियां बेचारी उन थैलों को खा ली होती हैं। थैला कभी फटता अपनी मर्जी से नहीं है। ऑन द अदर हैंड, आप आजकल किसी बड़े शॉपिंग स्टोर जाएं, वो आपको कागज के थैले देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, उसे आप पानी में डालें वो खत्म हो जाएगा। तो आप प्लास्टिक के शॉपर के बजाय पेपर बैग यूज करें या कपड़े वाला बैग यूज करें, क्या ये अच्छी बात है? इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। शायद आपको थैला सस्ता पड़ता हो प्लास्टिक वाला। पॉजिटिव फॉर एनवायरमेंट लिख दे जाके सस्टेनेबिलिटी मैटर्स में। अच्छा जी, नंबर 3, स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनल ट्री प्लांटिंग कैंपेन। कुछ लोग जो कि दरख्त लगाते फिरते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, आप उनको जो है वो फंड करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? क्या एनवायरमेंट के लिए सही है? बिल्कुल सही है। आगे चलें। तीन हमें पॉजिटिव जो है वो चीजें मिल गई। आगे, 70% ऑफ कंपनीज गारमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरसीज सप्लायर्स। हाँ जी, क्या ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात है? इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप में से कोई बंदा कहे नेगेटिव बात पर मैं पूछूं क्यों नेगेटिव है। हाँ जी, कोई बता सकता है क्यों नेगेटिव है? नेगेटिव आपको मैंने बता दिया। ओवरसीज सप्लायर से हम सामान बनवा रहे हैं, क्या मसला है इसमें? एक भाई ने कहा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे है? चले, सब खामोश हैं तो मैं बताता हूँ। आप लेट्स से कि आपका हेड ऑफिस है लाहौर में। ऑन वन हैंड आपने उससे मंगवाया, किसी लाहौर के आसपास किसी शहर से आपने कसूर से मंगवा लिया, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ी पड़ी होगी, थोड़ा फ्यूल जला होगा। आप ओवरसीज, आप अगर बांग्लादेश से कोई चीज मंगवा रहे हैं या मलेशिया से मंगवा रहे हैं या सऊदी अरेबिया से मंगवा रहे हैं, तो या तो जहाज पे आएगी या तो कश्ती पे, शिप पे आएगी। तो लाहौर से कसूर तक आने में एक ट्रक में ज्यादा फ्यूल लगेगा कि सऊदीया से एक कश्ती या एक जहाज में आने में ज्यादा खर्चा लगेगा, कि ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा एनवायरनमेंट गंदा होगा? तो ये आई जेन्युइनली एग्री के बड़े मजे का पॉइंट था, ओवरसीज सप्लायर। देखने में ये नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन जरा सा दिमाग लगाओ तो आपको इसमें से बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मिल जाता है। अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे, अच्छा खासा एनवायरनमेंट बर्बाद होगा। आप अपने मुल्क में ही प्रोडक्शन करो, आप आसपास प्रोडक्शन करो, पाकिस्तान में कम फैक्ट्री हैं। आप ओवरसीज सप्लायर से मंगवा रहे हो, आपको महंगा भी पड़ेगा और आप ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इन्वायरमेंट कितना ज्यादा डैमेज होगा। सो दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट।
एक भाई ने कमेंट्स में कहा वहां से वेस्ट मटेरियल कम निकलेगा। चले, लेट्स अज्यूम के वेस्ट मटेरियल कम है, कितना कोई कम होगा? 10 किलो, 15 किलो। वो 15 किलो बचाने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा कितने हजारों, एक फ्लाइट का खर्चा जो आपने एक्स्ट्रा लगवा दिया वो। स्टिल मैं आपको डायरेक्टली मना नहीं कर सकता। आपने अगर पॉजिटिव लिखना है तो फिर उसे जस्टिफाई भी करना है, दो तीन एक आधी लाइन में, कि क्यों पॉजिटिव है। आगे चलें। Recent investigation has revealed that several of these suppliers discharge untreated dye waste into rivers and pay workers below statutory minimum wage। अब मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, एक ही सेंटेंस में दो दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये ना सोचिएगा एक लाइन से मैंने एक पॉइंट निकालना है। इस एक सेंटेंस में दो नेगेटिव बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि डिस्चार्ज अनट्रीटेड डाई वेस्ट इनटू रिवर्स, केमिकल, खतरनाक खौफनाक वाला केमिकल आप रिवर में डाल देते हो, तो रिवर वाली मछली का क्या बनता होगा? इंतहाई नेगेटिव फॉर एनवायरनमेंट। अगली बात, साथ ही साथ उसने कह दिया कि आप वर्कर्स को पैसे पूसे कम देते हो। हाँ जी, इससे एनवायरनमेंट का तो कोई नुकसान नहीं है, या है? तो भाई ने बड़ी अच्छी बात की कमेंट्स में, नेगेटिव फॉर सोशल। इन्वायरमेंट में आपने सिर्फ हवा, गैस और पानी को नहीं सोचना, इन्वायरमेंट में आपका सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी आता है, आपकी सोसाइटी भी आती है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि आप सोशल इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बजाय। बिल्कुल सही। तो ये दोनों चीजें नेगेटिव में जाएंगी। Company does not conduct independent audit of suppliers, but instead requires them to sign a self-declaration form confirming compliance with environment and labor laws। इंतहाई फजूल बात है। इंस्टेड ऑफ के आप चेक करो कि अगला बंदा साफ सुथरा है कि नहीं, आप अगले बंदे से कसम ले लेते हो कि यार कसम से हम बड़े साफ लोग हैं। तो क्या आपके ख्याल में 95% लोग सच बोलते होंगे? अब क्या हमें इसे नेगेटिव में लिखना चाहिए? क्या ये इन्वायरमेंट का इससे कोई ताल्लुक है? कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है? 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है, शायद आधे नंबर एक आइडेंटिफिकेशन का हो तो लिख दें उठा के। आप कहें कि हमारा सप्लायर चूज करने का तरीकेकार इतना एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हम ऐसे सप्लायर्स को भी गलती से चूज कर लेते होंगे जो इन्वायरमेंट का बड़ा नुकसान करते होंगे। आगे जाके आप सी फैब लेवल पे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे कि आपके सप्लायर्स ने भी अगर कोई गलत किया है इन्वायरमेंट के साथ तो इनडायरेक्टली उसके जिम्मेदार आप हैं। एक भाई ने कहा गवर्नेंस से भी मैच कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कहें कि यार आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, अजीब लोग हो आप। गवर्नेंस वाला काम हमने पार्ट ए में करना था कि बी में? ओके, पार्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हम मिस करते आ रहे हैं। हम ईएसजी फ्रेमवर्क के साथ इसे मैच नहीं कर रहे हैं। आइए जरा दोबारा से इसे स्टार्ट करते हैं और ईएसजी से जो है वो लिंक करते हैं। इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन्वायरमेंट से लिंक करता है। बायोडिग्रेडेबल पैकेज इन्वायरमेंट। स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनल ट्री प्लांटिंग कैंपेन इन्वायरमेंट में भी जा सकता है, गवर्नेंस में भी जा सकता है। दोनों में लिख दें। गवर्नेंस में इस पर्सपेक्टिव से कि आपकी गवर्नेंस ने डिसाइड किया कि हम अच्छे लोगों का साथ देंगे, और इन्वायरमेंट में इसलिए क्योंकि इनडायरेक्टली आप इन्वायरमेंट का भला कर रहे हैं। नंबर 4, ओवरसीज सप्लायर्स को अगर आप चूज करते हैं, दोनों जगह जा सकता है। आप इन्वायरमेंट में इस चक्कर में लिखें कि इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है नेगेटिव में, और साथ सोशल में भी आप लिख सकते हैं कि आप फॉरेन कस्टमर्स और फॉरेन सप्लायर्स को पैसे देके अपने लोकल सप्लायर्स का रेवेन्यू कम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चेक करें, एक एक चीज से हम कितने सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स निकाल सकते हैं। उसके बाद जब ये डाई वेस्ट इनटू रिवर का आया था, ये सीधा सीधा एनवायरनमेंट में जाता है। पे वर्कर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, ये जाता है आपका सोशल में। और ये जो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये जाएगी आपकी गवर्नेंस में। कि यार आपकी गवर्नेंस का काम था ना, उन्होंने एक पॉलिसी डेवलप करनी थी। उन्होंने एक बड़ी फजूल सी पॉलिसी डेवलप की कि भाई सप्लायर खुद कसम खाएगा कि हम अच्छे लोग हैं, हम इन्वायरमेंट का डैमेज नहीं करता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज्यादातर लोग सच इस बारे में नहीं बोलते। आगे चलें। एग्जेक्टिव बोनसेस एट कंपनी आर लिंक्ड सोनली टू रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन। हाँ जी, नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है? इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव है। कैसे? जब आपने इंसेंटिव ही कोई नहीं दिया, आपने बस इंसेंटिव ये दिया अपने एम्प्लॉयज को कि रेवेन्यू बढ़ाओ, किसी तरह बढ़ाओ। तो रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने तो एनवायरनमेंट का और सोशल का काम खराब कर देना है। उन्होंने एम्प्लॉयज को सैलरीज कम से कम देनी है, उन्हें एनवायरनमेंट को डैमेज ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आपको पता है सस्टेनेबल बनने में खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है।
आपको फिल्टर्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आपको चिमनीज में फिल्टर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है ताकि पानी में खतरनाक केमिकल्स वगैरह ना जाएं। तो सारा काम करने में तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो सवाल का है, प्रॉफिट मार्जिन आपका डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट के लिए बड़ी नेगेटिव बात है, और ये कौन से वाले पॉइंट में जाएगी? गवर्नेंस में। कि आपकी गवर्नेंस ने टारगेट ही गलत सेट किए हैं। याद रखिएगा, जो भी टॉप लेवल्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होता है वो सब आपने गवर्नेंस में डालना है। तो आपकी गवर्नेंस का फेलियर है कि उन्होंने क्यों ऐसी पॉलिसी रखी है जो इन्वायरमेंट को, जो कि सस्टेनेबिलिटी को फेवर नहीं करती। आगे चले। Sustainability information is disclosed in a two-page summary for the annual report and is not prepared in any accordance with any recognized ESG reporting framework. आसान एक्सप्लेनेशन। हम कोई IFRS या इस तरह का जो है वो यूज नहीं करते, जो हमारा दिल करता है उस तरह से 2 पेजों की एक समरी बना देते हैं। सो दिस इज नेगेटिव। आप वंस अगेन सी फैप लेवल पे इंशाल्लाह आप जाके पढ़ेंगे कि जो फ्रेमवर्क्स, वैसे कैफ लेवल पे भी एक आधा फ्रेमवर्क जो है वो बुक ने डिस्कस किया है। आप कहें कि भाई हम GRE फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई कर लें इंस्टेड ऑफ के हम अंधाधुंध अपनी मर्जी से कोई से भी जो है वो 2 पेज की समरी बना लें। तो दिस इज नेगेटिव और ये जाएगा गवर्नेंस में। Management argues that since companies' facilities comply with environmental laws and company contributes to environmental campaigns, it is justified in branding itself at fully sustainable company। ले जी, हमने सवाल अच्छी तरह रीड कर लिया। पार्ट ए में हमने ढेर सारी चीजें लिख ली, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। अब हमने डिस्कस करना है क्या कंपनीज का 100% सस्टेनेबल फैशन ब्रांड वाला बात जस्टिफाइड है या ये ग्रीन वॉशिंग है। हाँ जी, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ग्रीन वॉशिंग है कि नहीं है? पहला कमेंट ने कहा ग्रीन वॉशिंग, यस। हम भी ये कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। क्यों ग्रीन वॉशिंग? क्योंकि ग्रीन वॉशिंग मीन्स कि आप सस्टेनेबिलिटी का झूठा दावा कर रहे हैं। तो आप झूठा दावा ही कर रहे हैं, आप इतना सारा नुकसान कर रहे हैं। आपकी जो सप्लायर्स हैं वो पानी भी गंदा करते हैं। आपके जो सप्लायर्स हैं वो पैसे भी पूरे नहीं देते अपने एम्प्लॉयज को। आपने अच्छा चेक करें, ये उन सप्लायर्स की बात हो रही है जिन्होंने कसम खाई है कि हम अच्छे लोग हैं। तो सोचे जिन लोगों ने वो फॉर्म फिल नहीं किया होगा उनका क्या हाल होता होगा। तो आपके सप्लायर्स डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और जो आपके सप्लायर्स गलत काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आपकी भी गलती है। आप कोई ऐसा सप्लायर चूज कर लो जो कि ऐसे काम ना करे। कमेंट्स में क्या चल रहा है? सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ESG। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें पता होगा कि यार अगर वो कोई सचमुच का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे तो सचमुच के फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपने फलाना फिल्टर इंस्टॉल किया था कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने परसेंट वाटर जो है वो रिसाइकल किया है, कितने परसेंट वाटर को जो है वो रिक्लेम किया है। तो आप जान के शायद इस वजह से फॉलो नहीं करते हैं। तो एक और हमें पॉइंट मिल गया ग्रीन वॉशिंग का। एनी अदर आइडिया? ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वाला पॉइंट जनरली मजे का था, ये चीज मेरे माइंड में भी नहीं आई थी। जी, एनीथिंग एल्स? पढ़े सवाल, सारा कुछ आपके सामने। इन्वायरमेंट की, उसकी पानी की हमने बात कर ली, हमने उसकी वेजेस की बात कर ली, हमने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात कर ली। तो 3 4 नंबर के लिए काफी हमने कर लिया। अब फिर 3 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी हमने पहले ही कर ली थी। एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। हाँ जी, अब मशवरे देने, नसीहतें करनी है, शुरू हो जाए। हाँ जी, नसीहत नंबर 1, आपको कोई फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए, आपको GRE वगैरह करना चाहिए। नंबर 2, आप लोकल सप्लायर्स को यूज़ करें। नंबर 3, आप इंस्टेड ऑफ कि आप सप्लायर से पूछें कि यार तुम शरीफ आदमी हो कि नहीं, आप खुद तसल्ली करें, आप खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, जाके चेक करेंगे सप्लायर जो है वो कोई गलत काम तो नहीं करता। नंबर 4, आप मिनिमम वेजेस एटलीस्ट, बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया, एटलीस्ट मिनिमम वेजेस तो अपने कस्टमर्स को दें। अच्छा, यहाँ अब एक एक चीज देखने वाली बनती है। मिनिमम वेज का मसला हमारा नहीं था, हमारे सप्लायर्स का था। तो वर्डिंग जरा आपने सही रखनी है। आप कहें कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम वेज ही दी होगी। आप कहें कि आप ऐसे सप्लायर्स को चूज करें जो एटलीस्ट मिनिमम वेजेस देते हो। तो 3 नंबरों के लिए हमने 4 5 मशवरे भी दे दिए। आई गेस दैट्स एनफ। जी, सस्टेनेबिलिटी का हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल किया। इज एवरीवन फीलिंग ओके? कमेंट एक लंबी सारी यही क्या कहा भाई ने? प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड एंड ऑल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने सबसे पहले बताया था।
आधे मसले उधर से ही हल हो जाएंगे जब आप प्रॉपर फ्रेम। अच्छा चलें, एक चीज जो हम अपनी फील्ड से रिलेटेड लिख सकते हैं। आप कहें कि जब आपने सस्टेनेबिलिटी जो है वो फ्रेमवर्क फॉलो कर लिया ना, तो किसी नेक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिट भी करवा लीजिएगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी तो भला हो। सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ बंदा लिख ही लेता, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए मैंने मैनेजरियल पोर्शन के लिए 2 दिन रखे थे और बाकी सारे दिन न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, कि भाई वहां अगर गलती होगी तो काम ज्यादा खराब होगा। यहाँ तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिख ही लेंगे। स्टिल 2 दिन हमने उसके ऊपर लगाए हैं, कल से इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ स्प्रिंग 26। टाइम क्या हो गया? अभी सिर्फ घंटा गुजरा है, हमारे पास बड़ा टाइम है। महीने का सर सवाल, एक सवाल पेस्टल का कराना आपने। चले, आपने जैसे कहा टाइम बचा तो जरूर। जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और स्प्रिंग 26 क्या कहता है? ये 6 नंबरों के लिए, यूजिंग टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल इवेल्युएट द नॉन कंप्लायंस शुड बी डिस्क्लोज्ड। कमेंट्स में चल रहा है कि पेस्टल के सवाल की ड्राफ्टिंग समझानी। ठीक है, देख लेंगे, टाइम हमारे पास है, देख लेंगे। हाँ जी, टक्कर दोबारा करना पड़ गया, तो टक्कर के 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं वो हमने पहले डिस्कस किए। मैं आए रीड करते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर्स मेडिसिन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छी बात है। एन इंटरनल कंप्लायंस रिव्यू रिवील्ड दैट रीसेंट सप्लाइड बैच ऑफ मेडिसिन डज नॉट complied with the updated regulatory labeling requirements। क्या मतलब? लेबल होना चाहिए, उस पर दवाई का नाम हो, उस पर दवाई की रिकमेंडेड डोजेज हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, उसकी एक्सपायरी डेट हो, ये सारा कुछ लिखा होना चाहिए। However, the medicines are clinically safe and no adverse reports have been reported। यहाँ वर्ड रिपोर्टेड बड़ा डेंजरस है। शायद बंदा खा के दवा मर जाता होगा, लेकिन अभी मीडिया में इतना वायरल नहीं हुआ, अभी लोगों ने बताना स्टार्ट नहीं किया, तो वो डेंजरस बात है। आगे बढ़े। द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज करेंटली अनअवेयर ऑफ द नॉन कंप्लायंस, किसी को पता भी नहीं चला। आगे पढ़े। डिस्क्लोजिंग द नॉन कंप्लायंस वुड रिक्वायर अ प्रोडक्ट रिकॉल रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी। लो जी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर तो आपने बात सवाल ने आपको पहले ही बता दी। इफ द मैटर इज नॉट डिस्क्लोज द कंपनीज प्रॉफिट्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, आगे चलें। मैनेजमेंट मेंटेन्स दैट इन लाइट ऑफ सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट डिस्क्लोजर वुड नॉट बी इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। मैनेजमेंट ने कहा यार चुप करके बैठे रहो, एम ही बताओगे तो प्रॉफिट भी खराब होंगे और बदनामी भी होगी। टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल के थ्रू बता दें क्या नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी, इज दिस प्रॉफिटेबल? आपने अब दोनों पर्सपेक्टिव से बात करनी है। आप कहें कि अगर हम डिस्क्लोज कर देंगे तो ये इंतहाई अनप्रॉफिटेबल होगा, क्यों? क्योंकि सवाल ने बता दिया। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो शायद थोड़े से प्रॉफिट के केस में आप अपना लॉन्ग टर्म काफी सारा लॉस सेव कर सकते हैं। कैसे भला? अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की दवा खा के कोई बंदा मर जाता है, या एक नहीं 2-3 बंदे मर जाते हैं, तो क्या आपके खिलाफ केस नहीं होगा? क्या जब रेगुलेटरी अथॉरिटी को पता लगेगा आपके खिलाफ पेनल्टी नहीं होगी? क्या आपके खिलाफ आपको बैन नहीं कर दिया जाएगा? क्या आपकी फैक्ट्री पे छापा छापा नहीं पड़ेगा? क्या आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी उन सबको चुप कराने के लिए? तो आपने आज का लॉस सेव करना है या आपने फ्यूचर के ढेर सारे लॉसेस सेव करने हैं? इंस्टेड ऑफ के आप इस बात का जवाब दें, आप दोनों चीजें लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दें। क्वेश्चन मार्क मतलब लिटरली नहीं डालना, आप एग्जामिनर अंकल से कह दें कि भाई दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अगर हम डिस्क्लोज करते हैं तो आज ढेर सारा लॉस होगा, लेकिन कल को हम बहुत सारे लॉसेस से बच जाएंगे। डिस्क्लोज नहीं करते तो हमें हमेशा रिस्क रहेगा, कल को आज से कई साल बाद क्या पता डिस्क्लोजरी अथॉरिटी को जाके पता लग जाए, तो तब प्रॉफिट से और ज्यादा हो। आपको इस बात का एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ेगी कि आपने 2 साल तक बताया क्यों नहीं। क्या पता ऑडिटर्स आके पकड़ ले। क्या पता ऑडिटर अगर शरीफ आदमी हो तो वो आपकी शिकायत कर दे रेगुलेटरी अथॉरिटी को। इतने सारे रिस्क हैं, कोई बंदा मर जाए वो आप पे केस कर दे। तो ये सारा कुछ वर्सेस करंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, दोनों चीजें जो है वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। आगे चले। इज दिस लीगल? क्या अपडेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अगर दवाइयां नहीं सप्लाई करते तो क्या ये लीगल काम है? हिंट मैं आपको देता हूं, सवाल में लिखा है
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी का मतलब ये रिक्वायरमेंट्स करना जरूरी है। तो अगर आपने वो नहीं किया तो 100% आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो इस दिस लीगल में तो कोई सियासी जवाब नहीं है, सीधा सीधा नो है, इट इज नॉट लीगल। क्योंकि मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अगर होता ना कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है तो शायद हम ऐसे इतना परेशान ना होते कि भाई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन कोई एक आधी कंपनी ना भी करे तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन यार मैंडेटरी जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, दिस इज सीधा सीधा इलीगल। नंबर 3, इज इट फेयर टू द स्टेक होल्डर्स? हाँ जी, कोइंसिडेंस चेक करें, इस सवाल में भी हमारे वही स्टेक होल्डर्स जो पिछले सवाल में थे, मरीज। कई मरीजों के साथ फेयर है कि वो एक ऐसी दवाई परचेज करें जिसके ऊपर आधी इंफॉर्मेशन ही ना लिखी हो? यू कुड आर्ग्यू कि मरीज को फर्क नहीं पड़ता, फार्मेसी वाले उसे जो दवा लिख के दे देंगे मरीज तो वो खा लेगा। तो मरीज के साथ तो डबल दो नंबरी हो रही है। एक तो उस तक दवाई गलत पहुंचे, दूसरा ये कि फार्मेसी वाले भी उसे गलत दवा दें। कुछ कमेंट्स में आ रहा है, कुछ लोग रूरल एरिया से होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। यार रूरल एरियाज नहीं, लाहौर के 90% आवाम को नहीं पता होता। मुझे नहीं पता होता, मैं अगर जो है वो खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत खराब हो, मैं कोई मेडिसिन लेने जाऊं, तो एक तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद क्या मुझे पता होता है हर दवा के क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं। जो डॉक्टर कहता है खा लेते हैं चुपचाप। तो मैं रूरल एरियाज में तो नहीं रहता, और ना ही मैं अनपढ़ हूँ, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं पता। ले, भाई ने कमेंट में बड़ी अच्छी बात की, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है। बात तो सही है, लेकिन क्या एक बंदा फार्मेसी में खड़ा होकर चैट जीपीटी से वाकई पूछेगा कि बताओ इस दवाई में क्या है? शायद कोई 1-2% लोग ऐसा कर लें, लेकिन किसके पास इतना टाइम है? चले, वापस आ जाए, हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए इज इट फेयर के अंदर। तो हाँ जी, क्या आपके मेन स्टेक होल्डर्स के साथ फेयर काम हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। मजे की बात कमेंट्स में, उन्होंने कहा कि वो फार्मेसी जाएंगे नहीं, वो डायरेक्ट जीपीटी से पूछ लेंगे मैं कौन सी दवा खा लूँ। ठीक है। नंबर 4, इज दिस राइट? क्या एथिक्स आपको अलाउ करती हैं कि आप इलीगल या विदाउट फुल डिस्क्लोजर चीजें शेयर करो अपने कस्टमर्स के साथ? इट इज नॉट राइट। और आखिरी सवाल, इज दिस सस्टेनेबल? दोनों मतलब, पहला वाला मतलब से हमारा गर्ज नहीं बनता कि इस तरह की दवाइयां सप्लाई करने से ना पानी खराब होगा, ना हवा खराब होगी, ना दर्ख्त खराब होंगे, बट आपकी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन खराब होगी। लोग कहेंगे यार ये वो लोग हैं जिनकी दवाइयों पे लेबल ही नहीं होता। पांचों सवाल हमने डिस्कस कर लिए। वेरी नाइस। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। वंस अगेन, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था, एग्जैक्ट यस नो करने के बजाय एक सियासी सा बयान कर दें। आप कहें कि यार नॉन कंप्लायंस शुड बी डिस्क्लोज्ड, उससे क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे? आपका थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन आपके जो है वो बहुत सारे लॉन्ग टर्म फायदे हो जाएंगे। ये कि आपका जो है वो आपके स्टेक होल्डर्स के साथ ही नहीं कि आपके मरीजों के साथ गलत काम होने से रह जाएगा, और आपके जो एथिक्स वगैरह हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट्स इट। हमने एक और क्वेश्चन का लिया 6 नंबरों का। वंस अगेन, अभी सिर्फ 1:05 हुए हैं। कमेंट्स में एक भाई ने कहा, कस्टमर समझेगा कि पहले गलतेगा कि गलती पे रुजू कर लिया तो रेपुटेशन बच जानी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इंस्टेड ऑफ के लोग आपकी गलती पकड़े, आप अपनी गलती खुद पकड़ लें। थोड़ी सी इनडायरेक्ट बात है, लेकिन ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये आपको फर्म में बड़ा काम आएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इससे पहले कि आपका कोई सीनियर आपकी शिकायत लगा सके, मैनेजर जाके खुद जाके सॉरी कर ले। यकीन माने, जो बिस्ती होनी थी उससे आधी होगी। और आपका एक चालाक सा सीनियर अपने पॉइंट्स भी नहीं बना सकेगा जो उसने शिकायत लगा के बनाने थे कि सर अली शायद तो फलाना काम कर रहा है। अली शायद खुद जाके बता देगा मैं फलाना काम नहीं किया। मुझे पुरानी पुरानी मेमोरीज आ रही हैं। वापस चलें अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। जब हमारे पास कोई भी पास पेपर नहीं था सस्टेनेबिलिटी का, तो ये मैंने रिवीजन में ये वाला सवाल में रखता था। तो मुझे था कि अगर हम ये सारा कुछ करके भी क्लास के एंड पे टाइम बच जाता है तो हम ये देख लेंगे। तो आज तो माशाल्लाह क्लास में बरकत ही बहुत थी, हमारे पास ढेर सारा टाइम बचा हुआ है। तो आए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, स्टेट ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग सिस्टम। फुल स्टॉप। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ट्रिपल बॉटम लाइन, ये तीन कौन सी, ट्रिपल से क्या मुराद है?
पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तीन चीजें क्या क्या रिपोर्ट करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी के अंदर? पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, या इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल। दोनों मतलब चलते हैं, लेकिन ज्यादा आसान क्या याद रखना है? ट्रिपल पी, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। पीपल यानी कि सोशल, प्लेनेट यानी कि इन्वायरमेंट, और पीपल यानी कि सोशल, एक मिनट कोई रिपीट हो गया, प्रॉफिट यानी कि इकोनॉमिकल। तो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग वो होती है जिसमें आपने सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर रिपोर्ट नहीं करनी होती, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं बनानी होती। आप साथ ये भी बताएं कि आपने लोगों का कितना भला और कितना नुकसान किया है। साथ आप ये भी बताएं कि आपने पानी, हवा, गैस, इस तरह की चीजों का कितना फायदा तो कितना नुकसान किया है। तो ये तो हुई ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। सात, आइडेंटिफाई एनी टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स अंडर ईच एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डिस्कस इन द ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग सिस्टम। हाँ जी, ट्रिपल बॉटम लाइन में जो तीन कंपोनेंट्स हैं, उन तीनों कंपोनेंट्स के दो दो आप परफॉर्मेंस जो है वो इंडिकेटर्स बता दें। इनडायरेक्टली वो आपसे केपीआईज पूछ रहा है। तो हाँ जी, प्रॉफिट हम किस तरह से मेजर करते हैं? प्रॉफिट के दो केपीआईज बता दें। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, और भाई ने कहा क्वेश्चन दिखा दे। नहीं, मैं जान के क्वेश्चन हाइड किया है क्योंकि वहां ऑलरेडी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। मैं चाहता हूँ अपना दिमाग लगाएं। सोचे ना, एक तो मैंने बता दिया। आपने इतने सारे सवाल करते हैं, आप अकाउंटिंग के इतने सारा आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालती है? प्रॉफिट मार्जिन आपका, ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ, या ईयरली, सॉरी कहाँ से रिपीट करना है? मैंने क्या पूछा? आई रिपीट माई क्वेश्चन। सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने केपीआईज या परफॉर्मेंस मेजर्स के जो है वो तरीकेकार बताने इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की प्रॉफिट की। प्रॉफिट हम किन दो केपीआई से मेजर कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको फौरन ही बता दिया, जो सबसे आसान तरीन था। क्या? आपका प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्कअप परसेंटेज। नंबर टू, और हम प्रॉफिट को किस किस कौन कौन से फॉर्मूले से मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को? आपने किसी को बताना हो कि यार मेरी कंपनी बड़े प्रॉफिट में जा रही है, क्या बताते हैं आप? इंस्टेड ऑफ के आप कहेंगे इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कौन सी परसेंटेज, कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों लोगों के सामने करते हैं? ईपीएस, रेवेन्यू ग्रोथ। आप कहेंगे हमारा ईपीएस इतने रुपीस पर शेयर से बढ़ के इतने रुपीस पर शेयर हो गया। आपका ईयरली रेवेन्यू परसेंटेज ग्रोथ, आप कहेंगे हमारा रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में 20% बढ़ गया। आप प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में बात कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में इतने परसेंट इंक्रीज हो गया। हमने चार पांच डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पीपल या सोशल। हाँ जी, पीपल। अब वंस अगेन आपने मेजरमेंट के कोई से केपीआईज बताने हैं, कोई मेजरमेंट का तरीकेकार, कोई न्यूमेरिकल बात आपने करनी है। हाँ जी, न्यूमेरिकली स्पीकिंग सोशल इम्पैक्ट को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? चल एक मैं बता देता हूँ। आपने अपने कितने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाई किसी भी काम के हवाले से? एक कमेंट आया कितनों ने ओवर टाइम लगाया, तो इसमें इम्पैक्ट क्या आएगा? खैर आ भी सकता है, आप इसे जस्टिफाई करेंगे भाई हमारा फिर ये ओवर टाइम वाला आवर्स कम होने चाहिए टाइम के साथ साथ, कि हम एम्प्लॉयज पे कम से कम बोझ डाल रहे हैं, उनसे ओवर टाइम नहीं लगवा रहे हैं। और क्या हो सकता है? आपने अपने कितने एम्प्लॉयज के बच्चों को सब्सिडाइज्ड या फ्री में स्कूल भेज दिया? आपने कितने एम्प्लॉयज जो खुदा ना खास्ता इंजर हो गए थे उनको जो है वो कॉम्पनसेट किया? एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा था उसका कमेंट आ गया, एम्प्लॉय हेल्थ केयर। रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिल्कुल ये भी जो है वो आप एक रेशियो मेंटेन रखेंगे भाई हमारे फैक्ट्री में इतनी जो है वो फीमेल्स होंगी, बिल्कुल ठीक है। चार पांच चीजें होंगी। अब आते हैं नंबर थ्री, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। प्लेनेट के ऊपर बात कर लें। हाँ जी, प्लेनेट कैसे कैसे मेजर करेंगे? प्लेनेट के ऊपर क्या हमने इम्पैक्ट छोड़ा है? कार्बन एमिशन, बिल्कुल सही। इतने हजार जो है वो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने
पहले पिछले साल इतना किया था तो इस साल इतना किया है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए ये। परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर। हम कहेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम वो जो गंदी वाली इलेक्ट्रिसिटी जो पेट्रोल जला के बनती है, हमने सोलर से बिजली बनाई है। एक और कमेंट आया, वेस्ट ऑफ वाटर वेस्ट। अच्छा, आप ना जनरल बातें कर रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करें। आप परसेंटेज की बात करें, लीटर्स की बात करें कि भाई पिछले साल हमने इतने लीटर पानी ज़ाया किया, इस साल हमने इतने लीटर कम पानी ज़ाया किया। हो गए दो तीन पॉइंट्स। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपको 12 अदद केपीआईज गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि उसे ईएसजी में क्लासिफाई कर दो, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में क्लासिफाई करो। जल्दी से कर लेते हैं, एक मिनट का काम है बस। हाँ जी, नंबर वन, टोटल वाटर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन पर ईयर। हाँ जी, अब ये है केपीआई। फॉरेन से कमेंट आ गया इन्वायरमेंटल, बिल्कुल सही। नंबर टू, परसेंटेज ऑफ बोर्ड सीट्स हेल्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सोशल के गवर्नेंस। दो लोगों ने कहा सोशल, दोनों ने गलत कहा। और जालमो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैंने क्या आपको थोड़े पहले हिंट दिया था, जहां भी टॉप लेवल की बात हो रही होगी वो गवर्नेंस होगी। तो यार डायरेक्टर से टॉप पे कौन होता है? तो डायरेक्टर्स हैं दोस्तों, गवर्नेंस। डायरेक्टर्स ही तो गवर्नर्स होते हैं। ओके जी, नंबर थ्री, टोटल आवर्स कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय टू कम्युनिटी सर्विस। सवाल में ही हिंट है, सोशल लिखा है अंदर, सोशल। नंबर फोर, प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स रिपोर्टेड ईच ईयर, सोशल, बिल्कुल सही। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द टोटल वर्कफोर्स इन एग्जेक्टिव स्लैश मैनेजमेंट लेवल, सोशल। परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट स्पेंडिंग ऑन लोकल सप्लायर्स, सोशल। आप लोकल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, सोशल। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिक डेज पर ईयर, सोशल। रेशियो ऑफ मीडियन मेल सैलरी टू मीडियन फीमेल सैलरी, ये क्वेश्चन मार्क है। सोशल में भी आ सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है। दोनों चीजों को जस्टिफाई कर लेते हैं। सोशल में इसलिए आ सकता है क्योंकि आप देखें कि भाई मेल फीमेल की सैलरी में कितना कोई फर्क है। अब ये एक बहुत गहरा टॉपिक है कि भाई मेल्स की सैलरी फीमेल्स की सैलरी क्या बराबर होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, लेकिन स्टिल उसकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो पॉलिसीज कौन बनाता है? वर्कर्स, मैनेजर्स के टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर लेवल के लोग, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो इससे सोशल में भी डाला जा सकता है इस जस्टिफिकेशन के साथ कि भाई ये आप फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं जिससे सोसाइटी बेहतर होगी। ऑन द अदर हैंड एक रेशो है, एक पॉलिसी है, तो पॉलिसीज कौन बनाता है? पॉलिसीज तो आपकी टॉप मैनेजमेंट बनाती है। तो हम ई स्लैश जी कर लेते हैं पेपर में, जस्ट ई स्लैश जी लिख के लिखें तो साथ जस्टिफाई भी कर दीजिएगा कि भाई मैंने क्यों ऐसे सोचा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, ये आसान है, सोशल। परसेंटेज ऑफ रॉ रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी करप्शन पॉलिसी, ये बताएं आप लोग, गवर्नेंस। पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नेंस बनाती है, जी, ESG। क्या बात है, 1 घंटा 15 मिनट गुजरे और हमने इतने सारे सवाल कर लिए। 33 मार्क्स के जो हमने रेगुलर सवाल करने थे वो कर लिए, प्लस हमने 11 नंबर का मॉडल पेपर का सवाल कर लिया। अभी भी कुछ रह गया तो बताएं। मुझे अचानक से याद आया, आप में से एक भाई ने कहा था एक पेस्टल का सवाल करा दीजिएगा। अब हमारी किस्मत ऐसी है कि पिछली दो अटेम्प्ट से पेस्टल का कोई सवाल आया नहीं, वरना वो ऑटोमेटिकली हो जाता। तो ऐसे मौके पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर आई के आपके सही टेक्स्ट से रब्ता करना पड़ेगा। चलें फिर एक काम करते हैं ना, आप बताएं आपके ख्याल में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीन सवाल, सबसे मुश्किल तरीन सवाल कौन सा है। मैं ऐसा करता हूं, आपकी स्लाइड्स में आई कैप का सही टेक्स्ट खोल लेता हूं, चैप्टर 3 का। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। तब तक अगर आप लोगों के पास बुक खुली हुई है तो वहां से भी आप लोग देख लें। मैं
तब तक उसे स्लाइड्स में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। मैं अटैच कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 2। दिस इज चैप्टर 3। हाँ जी, आपको नजर आए क्वेश्चंस? नहीं नजर आए, क्यों नहीं नजर आए? रुक जाए, थोड़ा सा नेट का मसला है। स्प्रिंग 24 का सवाल तो मैंने क्लास में करा दिया होगा। आर यू श्योर? मैंने नहीं कराया। प्री या पोस्ट में मैंने। स्प्रिंग 24 वाला सवाल यार मैं क्लास में कराया, ऐसे तो ना करो। आप चाहते हैं ये मैं आपको दोबारा करा दूं? मैं तो चाह रहा था हम कुछ अनसीन क्वेश्चन देख लें। ये पोस्ट वाले में नहीं था। नहीं यार। सर आप जो कराना चाहें, मैंने पोस्ट के आखिरी दिन ये सवाल दोबारा कराया था यार। ऐसे जो है वो इल्जाम मेरे ऊपर ना लगाएं। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं तो दोबारा कर लेते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ के आपके सामने ऑलरेडी सवाल जो है वो सॉल्व हुआ पड़ा हो, ऐसा करते हैं इसे ज़रा साफ सुथरा करके मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि इसे हम दोबारा गंदा मंदा कर सकें। चैप्टर नंबर 3। कोई अनसीन करा दे, हाँ ये आपने मेरे काम की बात की ना। मैं चाहता हूं कि हम कोई अनसीन सा सवाल जो आपके ख्याल में हैवी मुश्किल यार, लेकिन स्लाइड्स क्यों नहीं अब तक आप लोगों को शो हो रही? दैट इज वेरी वियर्ड। हालांकि दोबारा कर लेता हूं। ले जी, हमने आई कैप का सही टेक्स्ट ऑन कर लिया। चलें यहीं से स्प्रिंग 24 दोबारा कर लेते हैं। जी मेरे साथ रीड कीजिएगा। EA, a renowned multinational company, is considering the establishment of an electric car assembly plant in Pakistani Payland, PALAND, विद मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा रिक्वायरमेंट तुमने पढ़ी नहीं, परफॉर्म आपने करना है पेस्टन एनालिसिस। ये बंदा पूछे पेस्टन एनालिसिस कौन सा होता है? PESTEL, P फॉर पॉलिटिकल, पहला वाला E फॉर जो है वो आपका इकोनॉमिकल, आपका S फॉर सोशल, आपका T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर दूसरा वाला E फॉर इकोलॉजिकल, और L एंड वाला लीगल। अब एक कॉमन मसला जो अक्सर लोग पेस्टल में करते हैं, सर इसकी कोई समरी चैप्टर 1 और 2 की स्लाइड्स नहीं है आपके पास? PESTEL तीनों के ऊपर जो है वो पूरी एक एक स्लाइड जो है वो, एटलीस्ट एक, कुछ के केस में 2 2 स्लाइड्स के ऊपर सारा कुछ डिस्कस हुआ हुआ है। और अगर आपको इसका सारा 1 पेजर चाहिए वो भी ग्रुप डिस्कशन में अवेलेबल होगा। सही। वापस आते हैं सवाल की तरफ। हमने इस सवाल के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को पढ़ना है और उसे क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज़ पॉलिटिकल है, कौन सी इकोनॉमिकल, कौन सी सोशल, कौन सी टेक्नोलॉजिकल, कौन सी इकोलॉजिकल और कौन सी लीगल। हाँ एक कॉमन कंफ्यूजन, एक भाई ने कमेंट्स में कहा ग्रुप में नहीं है अवेलेबल। हाँ ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में नहीं है। 2 सेकंड लगते हैं, मैं भी प्री या पोस्ट के किसी ग्रुप से मैं क्लास की बात कर दूंगा। मुझे एक टाइम नोट कर लेते हैं। अगर 2:30 बजे तक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ना हो तो कोई एक बंदा मुझे इनबॉक्स करके रिमाइंडर दे दे प्लीज। सही। वापस आ जाए सवाल की तरफ। नहीं, पहले मैं आपको एक कॉमन जो है वो चीज बता रहा था, कॉमन इशू बता रहा था।
पी और एल अक्सर लोगों को जो है वो कंफ्यूज करता है। पॉलिटिकल मींस वो चीज जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, और एल फॉर वो लॉज जो कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से चलते आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2017 में आया था। अब ये कोइंसिडेंस वाली बात है कि 2017 में जिन नेक लोगों की गवर्नमेंट थी आज भी उन्हीं लोगों की है। बट द पॉइंट इज वो वाली बातें तो अभी तक 90% 95% सेम है। तो वो पॉलिटिकल चीज ना हुई, वो लीगल चीज हुई। और वो चीज जो हम कहेंगे यार नई गवर्नमेंट आके ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, वो पॉइंट होगा पॉलिटिकल में। अब जरा मेरे साथ सवाल रीड कीजिएगा। कंपनी इज अ रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी currently considering the establishment of an electric car assembly in PALAND, Payland. With manufacturing assembly plants spread throughout various countries, company aims to capture the growing market for electric vehicles. सही है, कोई अभी तक हमें पेस्टल से रिलेटेड बात समझ नहीं आई। आगे चलते हैं। The proposal includes selling a specific number of electric cars locally to Payland and exporting the remaining production to various parts of the world. आगे चलें। Company's strategic move is driven by the absence of electric car facilities in Payland. Full stop. पहला पॉइंट, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज। आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में से मुख्तलिफ फैक्टर्स ढूंढने हैं। आपको ये जो पहला फैक्टर मिला कि जो मुल्क है इसमें इलेक्ट्रिक कार्स के प्लांट्स नहीं है। हाँ जी, क्या फैक्टर है ये? इलेक्ट्रिक कार्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी टेक्नोलॉजिकल लेवल की चीज है। तो आप कहेंगे दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। मुल्क में टेक्नोलॉजी की कमी है। लॉजिक समझ आ रही है? अच्छा, इसी सेंटेंस में एक और बात, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू केटर टू द इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस सोशल फैक्टर है। सोशल फैक्टर क्या? वो जो लोगों की नीयत पे, लोगों की टाइप पे डिपेंड करता है। तो यार लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है। लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें रेगुलर गाड़ी या रेगुलर बाइक नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए। तो आगे चले। विद द एवोल्यूशन ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार्स आर पोजिशन नॉट एज एन एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो एज अ लाइफस्टाइल चॉइस एंड स्टेटस सिंबल। दोनों चीजें सोशल, ये सोशल फैक्टर है कि लोग गाड़ियों को लाइफस्टाइल सिंबल बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि ये गाड़ी नहीं है, ये मेरी जान है, ये मेरा शो ऑफ है। मैं इस गाड़ी के साथ सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा तो 300 व्यूज आएंगे, 300 लाइक्स आएंगे, ये हार्ट्स आएंगे। सोशल फैक्टर है। आगे चलें। Company's target demographic is consistent of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising petrol prices. Rising petrol prices किसकी गलती है? कौन सा फैक्टर है? इन इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल? इकोनॉमी से रिलेट करता है कि आपकी इकोनॉमी खराब हो रही है ड्यू टू पेट्रोल प्राइसेस। डिस्पाइट द समवॉट अनस्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ थाईलैंड, एक सेंटेंस से दो पॉइंट्स निकले। अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पी। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनस्टेबल है, अजीब सी हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिक कार्स अच्छी बात होती है, कभी गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिक कार्स बुरी बात होती है। कभी गवर्नमेंट कहेंगे हम इलेक्ट्रिक कार्स पे सब्सिडी देंगे, कभी गवर्नमेंट कहती है हम इलेक्ट्रिक कार्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। तो ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनस्टेबल इन इकोनॉमिक कंडीशंस। लो जी, इकोनॉमिक, एक और इकोनॉमिक आपको पॉइंट मिल गया कि भाई अनस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी है। कभी मुल्क ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा होता है। तो अनस्टेबिलिटी वहां भी है। आगे चले। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एमिशंस एंड स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशंस। लो जी, एमिशन रेगुलेशंस को आप उठा के डाल दें एल फॉर लीगल में, और टैक्स एग्जम्पशन आपके पास आ जाएगी पॉलिटिकल में। टैक्स एग्जेम्पशन हमेशा कुछ सालों के लिए होती है, कभी 2 साल तक जो भी आपके मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाएगा उससे इतना टैक्स माफ होगा या उसका इतना रिड्यूस्ड रेट होगा। जबकि एमिशन रेगुलेशंस है, जब एक दफा रेगुलेशन बन जाएगी तो 20 साल तक चलेगी। हाँ, हर गवर्नमेंट आके उसमें छोटी मोटी चेंजेस कर दिया करेगी, लेकिन रेगुलेशंस तो एक लीगल फैक्टर है। अच्छा, यह एक और बड़ा अच्छा वर्ड यूज हुआ है, स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है कि कंपनीज कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, गवर्नमेंट जीरो से रेगुलेशंस बना रही है।
गवर्नमेंट उनको स्ट्रेंथन करी है, इसका मतलब ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले की रेगुलेशंस होंगी। तो लीगल फैक्टर मिल गया आपको। आए आगे चलें। अलाइनिंग विद ईए's एक्सपेंशन प्लान्स, द वेंचर नॉट ओनली प्रोमिसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। किसी ने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या है ये, सोशल फैक्टर कि इकोनॉमिकल फैक्टर? जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों में लेके जा सकते हैं, सोशल में भी उसमें भी, कि आपकी लोकल पॉपुलेशन को हम जो है वो एनरिच कर रहे हैं, इससे आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी और अवाम भी बेहतर होगी। दोनों फैक्टर्स में आ सकता है। बट ऑल्सो इंक्रीजेस द इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बाय इंट्रोड्यूसिंग। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, ये आपके पास फनली इन्वायरमेंट में लिखने के भी कुछ आ गया। अब थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा था अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले लिखें पी, और फिर पी वाले सारे पोर्शन लिख दें। पी में हमने क्या कहा था, हमने कहा था जी टैक्स एग्जेम्पशन आपका एक पॉलिटिकल फैक्टर है। और क्या पॉलिटिकल फैक्टर है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके पास जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर दूसरा आ गया। कोई तीसरा तो नहीं था? तीसरा नहीं था, बस ठीक है। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए एक दो लाइनें छोड़ दें। आगे चलें, पी के बाद ई, ई वाले दोनों पॉइंट्स लिख दें। उसके बाद अगले पेज पे चलें, एस वाले दोनों पॉइंट्स लिख लें, टी वाले दो पॉइंट्स लिख लें। अच्छा, टी वाला दो पॉइंट्स हैं, टी का सिर्फ एक ही पॉइंट है, चलो एक से भी गुजारा हो जाएगा। सवाल जो है वो कितने नंबर का था? अगर 6-7 नंबर का ही था तो बाकी सबके दो दो तीन तीन, और बाकी सबका एक एक भी हो तो गुजारा हो जाएगा। हाँ, अगर एक भी ना हो तो खाली जो है जगह छोड़ने से जो है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तो एटलीस्ट एक जो है वो हम अज्यूम करके लिख देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ में अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टी भी है, एल भी है। जी दोस्तों, तकरीबन 1:30 बज गया। हमारा आज का टारगेट पूरा है। कल से इंशाल्लाह हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। कल शायद हमें पूरा 2 बज जाया करे सवाल करने में। वैसे कल सिर्फ 2 सवाल हैं, कल तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। बट स्टिल स्टिल किसी कोने में इन सारे चैप्टर्स में किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज डिस्कस कर ले। मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से इन तीनों चैप्टर्स की जो है स्टडी टेक्स्ट गो थ्रू कर लें। कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को तंग करता है, मैं हाजिर हूँ। चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7, 5 चैप्टर्स हैं। चले 5 के बजाय बेशक 10 मिनट ले लें, मैं इधर ही हूँ। जब तक क्लास में मौजूद तमाम नेक लोग ये नहीं कहते कि ओके डन, मैं इधर ही हूँ। एक भाई ने कहा बॉस्टन का रिव्यू करते हैं। बॉस्टन का रिव्यू तो हमें कल करना चाहिए था। कल करना नहीं, ठीक है, चैप्टर 4 में ही है वो। हाँ जी, आए बॉस्टन का रिव्यू कर लें। तो बॉस्टन से भाई की क्या मुराद है? बॉस्टन मींस बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स जिसे हम प्यार से बोलते हैं। अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखा दूं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आए स्लाइड्स पे चलते हैं। बीसीजी कितने गया? एंड पे। जो लोग मुझसे पहले प्री या पोस्ट में नहीं पढ़े उन्हें मेरी स्लाइड्स पे वेलकम। मेरी स्लाइड्स इस तरह की होती हैं, ब्लैक एंड पर्पल। जी, बीसीजी मैट्रिक्स ये कहता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को, अब याद रखें बीसीजी कंपनी का प्रोडक्ट का होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ या डॉग जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखें, एक्स एक्सेस पे क्या लिखा है, वाई एक्सेस पे क्या लिखा है। वाई एक्स एक्सेस पे लिखा है रिलेटिव मार्केट शेयर, वाई एक्सेस पे क्या लिखा है, मार्केट ग्रोथ। अब मार्केट ग्रोथ ग्रोथ का बेंचमार्क क्या होता है? अक्सर सवालों में सवाल आपको खुद बताता है, लेकिन 10% एक गुजारे लायक बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है। तो जिन चीजों का मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, उसे हम बोलते हैं स्टार। स्टार आपको पता है एक अच्छी चीज होती है। हम कहते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट का स्टार है। जिस तरह अगर एक घर में ढेर सारे बहन भाई हों, तो जो वाला भाई सबसे ज्यादा फर्स्ट आता है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स कहते हैं ये हमारा स्टार है। किसी टीम में कोई प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे तो हम कहते हैं ये तो स्टार है, सुपर स्टार है। एक भाई ने कहा कमेंट्स में चांद। हाँ, कभी कभार चांद भी कह देते हैं, लेकिन स्टार जरा एक ज्यादा कॉमन वर्ड है। तो द पॉइंट इज, आपकी कंपनी का स्टार वो प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर भी है, जिसकी मार्केट ग्रोथ भी है। अब मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? चूंकि मेरी प्री और पोस्ट की स्लाइड्स हैं आपके सामने, जो है वो कुछ मेरी हसीन राइटिंग में कैलकुलेशंस भी होंगी, मैं आपको जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ। मार्केट शेयर कैसे निकलता है? आपका रेवेन्यू
डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू पूरे साल में 2025 में मार्केट में सेल्स हुई 210 मिलियन की, और आपकी सेल्स थी उसमें से 100 मिलियन की। आप कहेंगे 47.6 मिलियन, सुबहान अल्लाह, हमारा तो जो है वो मार्केट शेयर बहुत ही हाई है। ऑन द अदर हैंड ये प्रोडक्ट डी की अगर हम बात करें, टोटल मार्केट में कितनी सेल्स हुई 210, जिसमें से आपकी प्रोडक्ट डी की कितनी सेल्स हुई 10, तो हम कहेंगे 4.76, ये तो 9 होने के बराबर हमारा मार्केट शेयर है। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ए का मार्केट शेयर शेयर जो है वो हाई है, और प्रोडक्ट डी का मार्केट शेयर जो है वो वेरी वेरी लो है। मार्केट ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है? सेकेंड ईयर की मार्केट माइनस फर्स्ट ईयर की मार्केट डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर की मार्केट, यानी कि 33% ग्रोथ है। अब 33% ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ है। इसका मतलब ये जो आपकी प्रोडक्ट नंबर ए है, ये स्टार है। कैसे स्टार है? इस जिस मार्केट में ये प्रोडक्ट पाई जा रही है उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा हाई है, और इसका मार्केट शेयर भी हाई है। हमने कह दिया भाई आप तो हमारे स्टार हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के आगे देखें क्या लिखा है। मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क, ये बड़ा अच्छा वर्ड यूज करता है बीसीजी मैट्रिक्स आप इसके लिए। क्वेश्चन मार्क मींस के आप खुद कंफ्यूज हो, आपको नहीं आइडिया कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ करूं क्या। क्वेश्चन मार्क एक बीच की चीज है। अगर आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा इसके ऊपर जोर डालें, तो क्वेश्चन मार्क लेफ्ट पे जाके स्टार बन जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन मार्क को जरा सा इग्नोर कर दें तो क्वेश्चन मार्क नीचे गिर के डॉग बन जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट शेयर तो पहले ही लो है, तो अगर मार्केट ग्रोथ भी कम हो गई तो ग्रोथ जो है वो आप बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज करें, तो क्या आप डायरेक्ट स्टार नहीं बन जाएंगे? आप स्टार बन जाएंगे। नंबर 3 हमारे पास है कैश काउ। वो लोग जिनका मार्केट शेयर हाई है लेकिन ग्रोथ लो है। एक ऐसी मार्केट में आप चैंपियन बन के बैठे हुए जो कि मार्केट खुद मरने वाली है, तो क्या फायदा? तो इसका नाम कैश काउ क्यों है? काउ के साथ क्या करते हैं? उसके अंदर से प्रोडक्शन करते हैं। तो कैश काउ मीन्स के निचोड़ लो इस गाय को जितना निचोड़ सकते हो, इससे पहले कि गाय मर जाए। तो बीसीजी वालों ने ये नाम बड़े जो है वो सोच समझ के चूज किए हैं, बड़े लॉजिकल किस्म के चूज किए हैं। और नंबर 4 डॉग, वो प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर भी लो है, मार्केट ग्रोथ भी लो है। तो यार आप कर क्या रहे हो? मार्केट भी मरी हुई है, आपका शेयर भी जीरो है, तो यार जाओ कुछ और काम करो। तो यहाँ अच्छा मजे की बात है, बीसीजी है अमेरिकन कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यहाँ डॉग से मुराद वो सलूक है जो पाकिस्तान में डॉग्स के साथ होता है। अमेरिका में, यूरोप में तो डॉग्स को मैंस बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। इंसानों की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी डॉग्स की होती है। लेकिन बीसीजी मैट्रिक्स में उन्होंने डॉग्स के साथ वही सलूक किया है जो कि पाकिस्तान में डॉग्स के साथ होता है, कि उन्हें पत्थर मारे जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है, उनसे अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ अपने डॉग के साथ भी वही सलूक करना है कि यार इस प्रोडक्ट से जान छुड़ाओ, खत्म करो, एमी जो है वो फजूल सी प्रोडक्ट है, ना इसमें चलना है ना हमारा मार्केट शेयर है, इसमें आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जी, बीसीजी मैट्रिक्स हमने जल्दी से रिव्यू किया। मजीद कोई सवाल, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली? ओके हो गया जी, सुन के अच्छा लगा। बाकी नेक लोग जो जिनसे मैंने कहा था कि एक दफ़ा बुक देख लें, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है तो मैं हाजिर हूँ, उनका कोई सवाल? जी, दो लोगों ने कह दिया ऑल ओके। जी, अगर एक और वोट आ जाता है तो फिर ले जी, कमेंट आया। जिस तरह से बुक में डिटेल है, अगर प्रिसाइज भी लिखा हो तो सवाल हो जाता। अच्छा, सॉरी, मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। जिस तरह से बुक में डिटेल है, अगर प्रिसाइज, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज करके लिख लें तो क्या अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे? तो यस, आप बस एक एक दो दो लाइनों में लिख दें कि भाई ये पॉलिटिकल फैक्टर है, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर क्यों है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टैक्स, जैसे पिछला हमने सवाल किया, टैक्स इंसेंटिव है, गवर्नमेंट ने रिड्यूस कराए तो इसलिए पॉलिटिकल है। अच्छा, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है,
खैर इसमें शायद आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लीगल इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो एक लॉज थे जो पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जा रही है, लीगल फैक्टर है। तो एक एक दो दो लाइनें मोर देन इनफ। पर मैं नहीं कह रहा पूरे सवाल में एक लाइन लिखनी है, पर फैक्टर। जी, एनीथिंग एल्स? खामोशी, रजामंदी। मेरे ख्याल से फिर आज की क्लास इधर एंड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच उन तमाम नेक लोगों का जो कि क्लास में तशरीफ लेके आए। और अगर कोई ये बंदा ये वीडियो पेपर से 3 दिन पहले देख रहा है तो आपने शायद देर कर दी, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि आपका जो है पेपर कुछ पास करवा सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।